हेलो 92 है, ठीक है। चले ये ए करके पता नहीं कितने मैंने बना लिए। एनीवेज, तो मेरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे 471। सेल से अगर सवाल करना हो तो वो कैसे होगा, ये भी बादर आज कर ही लेते हैं। 2 मिनट कर ले साथ वाले से गुफ्तगू, कोई बात नहीं। बाहर जाना है, कौन से मुल्क? ठीक है, 2-4 मिनट कर लें, चक्कर मारे हैं सर, इधर से जाएं इधर से वापस आ जाए। अच्छा वैसे रिलैक्स होते हैं, मैंने जंजीरों से बांधा हुआ था। अजीब लोग हैं यार। ठीक है जाज भाई, जरा फिर बंद कर दें कैमरा। ओके सर, क्वेश्चन 13। ये सवाल बेसिकली प्रॉफिट से शुरू नहीं होगा, बल्कि इसमें आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद बनाना पड़ेगा। आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं होते। आइए देखते हैं। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आंखों का डॉक्टर। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। अ समरी ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स सीरीज एज फॉलोज। करना क्या है जी? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेबल बाय डॉक्टर सोना फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कमेंट्स ऑन द आइटम्स विच आर नॉट रेलिवेंट। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि जो रेलिवेंट नहीं है। ओके, अब ये सवाल होगा कैसे? पेन से होगा, पेन से। इधर आप लिखेंगे डॉक्टर सोना इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। टैक्स ईयर कौन सा है सवाल में? नहीं दिया हुआ, 2025 कह लें। इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग वन। अच्छा भाई जी, अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि इधर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद बनाना है। रिसीट साइड से शुरू हो जाते हैं। कंसल्टेशन फीस 4.4 मिलियन, टैक्स देना पड़ता है इस पे? बिल्कुल देना पड़ेगा। लिखें जी कंसल्टेशन फी। पहले होता था जो चीज माइनस नहीं करनी उसको ऐड बैक करते थे। अब यहां पे जो माइनस करनी है उसको माइनस ही करेंगे ना, क्योंकि अब तो हम सीधे तरीके से आ रहे हैं और हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। इनकम फ्रॉम सर्जरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने भी सर्जरीज की होंगी, कभी की है? नहीं, आप मेडिकल वाले नहीं है? आप मेडिकल वाले नहीं है? नहीं तो आपने मैट्रिक में नहीं वो मेंढक को सर्जरी की है ना? मार दिया था उसे कि बचा लिया था? अपने शशकों के लिए हम बंदे मार देते। आपने भी इजाज भाई आप? और किसने मेंढक मारा हुआ? यार तुझे शर्म नहीं आई यार? तू मरा हुआ नहीं बेहोश हुआ होता है, उसकी धड़कनें चल रही होती हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? धक धक नहीं हो रहा था उसका दिल? हो रहा होता है ना। आपने सिर्फ वो किस टाइम मरता है वैसे वो? क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या मतलब? नहीं, मरता किस टाइम है वो? यार आप उसकी वेन काट के उसको मार देते हैं? तो सही लगाया करें ना स्टिचेस। यार आप बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, दूर दूर रहा करें मेरे से यार, मतलब नबस काट देते हैं उसकी यार। 39500000। ओके, सर्जरी। आगे चलो, बड़ा खतरनाक है काम है। प्रॉपर्टी इनकम, सर ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती है, इसके लिए वर्किंग 2 बनानी पड़ेगी।
कुछ समझ आ रही है कि सेल वाला सवाल कैसे होगा? अगर ये प्रॉफिट से शुरू किया होता तो शायद मुझे ये माइनस करना पड़ता, याद है माइनस करते थे हम, ये अलग लिखेंगे क्योंकि इसमें शामिल ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ दुविधा है, नीचे पॉइंट 1 लिखा हुआ है, जरा उसको साथ देख लेते हैं और सही वाली चीज जो है ना वो फिर हम यहां पे क्या करेंगे तो लिखेंगे। नोट 1 में वो कहता है जी डॉक्टर सोना ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग विच ही हैज रेंटेड आउट, डिटेल्स ऑफ नेट रिसीट इज एज फॉलोज। वो कहते हैं ये 10,62,000 बना कैसे है? रेंट था 870, हमें नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नए बंदे से मिला 7 लाख और पुराने बंदे को हमने 5 लाख पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स हमने 8,000 पे किया, तो 10,62 ऐसे बना हुआ है। सर देखें इसने क्या ड्रामेबाजी की हुई है। हालांकि हम टैक्स में ऐसे थोड़ी करते हैं, टैक्स में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सर रेंट कितना है? 8,70,000। इसमें तो मेरा और इसका कोई इख्तलाफ नहीं है, ओके। लेकिन जब आप नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट की बात करते हैं ना, तो इसने जो हरकत की है ना, टैक्स वाले ऐसे नहीं करते। टैक्स वाले क्या करेंगे? नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, सर हम क्या करेंगे? न्यू एडवांस लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। सर 5 लाख मुझे पुराना एडवांस मिला था, 3 साल पहले मिला था, इसका मतलब है 3 अमाउंट्स मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका होगा, तो इट मींस के 5 लाख को 10 पे डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, शायद ये हरकत हो चुकी हुई ऑलरेडी, और रिजल्टिंग अमाउंट को डिवाइड बाय 10। क्या आंसर आएगा? सॉरी 55,000। ले सर ये मेरा और उसका बड़ा शदीद इख्तलाफ था। हाँ तो कर दी ना डिवाइड, नहीं कंफर्म करें एक दफा। ओके है, सब अच्छा है, चले जी। और कुछ जो आपके ख्याल में इसमें ऐड होना हो, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं होना। सर बताइए रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना है? माइनस करना है ना, अभी तो ऐड 9 to 9.25 लाख रुपया। अब माइनस करेंगे आप रिपेयर अलाउंस, और वो होगा 1/5 ऑफ, बताएं 185, और भाई ने प्रॉपर्टी टैक्स भी पे किया, ये भी माइनस होता है कितना? 80,000, 8,000 है। ले सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बता दें। 7 लाख। ले सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई 7 लाख और 32,000 की। तो अब आप देख लें, आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डेटा से खुद बनाई है, तो इसी तरह हम इनकम फ्रॉम बिजनेस खुद बना रहे हैं। अदर इनकम ये देखते हैं किस हेड में जानी है। 2, द अमाउंट वॉज रिसीव फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन एन इंटरनेशनल मैगजीन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। आलमी सेहत वाले दिन मैंने इंटरनेशनल मैगजीन में आर्टिकल लिखा कि मेंढक को स्टिचेस कैसे लगाए जाते हैं, मुझे 83,000 मिल गए। दुनिया को लगाने नहीं आते ना, तो हम इसको डायरेक्ट ही ले जाएं अदर सोर्सेज में, बल्कि मैं तो कहता हूं प्रॉपर्टी को भी लिख ही दें, ताकि जो काम खत्म होता है वो तो होना। ये आ गया जी 732, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 83,000। वो समझ आ रही है जालिमों कि सेल वाला सवाल कैसे होता है? आसान है, मुश्किल नहीं है। ओके ले सर रिसीट साइड तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पेमेंट्स पे आ जाए। क्लिनिक का रेंट पे किया, क्या करूं? माइनस करूं या फीलिंग कैश में? टैक्स नहीं काटा होगा। ओके हाँ फीलिंग घर छोड़ के आया करने तो मेरे पास ना लाया करें। $3 लाख। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं सर, घर के खर्चे थोड़ी माइनस हो सकते हैं, ठीक है। मिसेस सोना खर्चे करती होंगी माशाल्लाह, इतना क्लिनिक का रेंट जितनी मिसेस सोना ने खर्चे कर लिए। वो एक मैं कल पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ था मी एंड माई वाइफ ओन्स अ वर्कशॉप, आई वर्क एंड शी शॉप्स। आगे चलो यार। गाड़ी भाई साहब ने खरीदी 6,40,000 की। सर कैपिटल खर्चा माइनस नहीं होता, बल्कि ये इसकी डेप्रिसिएशन देख लेंगे, शायद नीचे कहीं मौजूद हो, वैसे उसने कहीं लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन माइनस नहीं होगा ये। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सर्जिकल इक्विपमेंट, हाँ स्टिचेस लगाने वाले टूल्स। क्या करूं? लगाते कैसे हैं वैसे स्टिचेस? कैसे लगते हैं? स्टेपलर से? फिर नहीं, सुई यही वाली जो छोटी कपड़े सीने वाली होती है? नहीं वाकई में उतना मेंढक नहीं होता जितनी सुई होती है। मछली पकड़ने के लिए सुई नहीं होती है, वो तो कुंडा होता है। अबे यार कुंडे से कौन स्टिच लगाता है यार, हद होगी यार। मेरा दिल कर रहा है मैं डॉक्टर बनूं यार। वाकई मैंने तो कभी जिंदगी में बायो पढ़ी भी नहीं है। नहीं मेरा दिल कर रहा है डॉक्टर बनने का। चले मैं सोचता हूँ कुछ हो सकता है। लिमिट क्या है एमबीबीएस की? कोई एज लिमिट है? करें हिसाब किताब है? कितने पैसे लगते हैं? साल का? 6 साल का? हो पीनट्स ब्रो, पीनट्स। क्या हुआ? तो की तो ही है मैंने, तो मैट्रिक भी तो की हुई है मैंने। ओह नहीं सर, मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है। तो कोई बात नहीं, वो बन तो जाती है वो एक मेडिकल में। अच्छा चले आगे चले, फजूल बातें करते हैं। असिस्टेंट को सैलरी, अच्छा सर्जिकल इक्विपमेंट की सॉरी बात हो रही थी, क्या करूं इसका? सर ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी भी डेप्रिसिएशन देखनी पड़ेगी। असिस्टेंट को सैलरी पे की, करे माइनस। सवाल खामोश है तो बस ठीक है, सब ओके है। आ जाए जी। क्लिनिक को चलाने के अखराजात कितनी अमाउंट है? 240। ले सर, अब बाकी जो दो खर्चे हैं ना इनके साथ नोट्स मौजूद हैं। गाड़ी के अखराजात हैं 2 लाख। देखते हैं उसने नीचे क्या बताया 3 में। 60% ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन कनेक्शन विद पर्सनल यूज, तो 40% माइनस होंगे। बस ठीक है। कार रनिंग 2 लाख का 40%, 80,000 माइनस हो जाएगा। और फिर हमारे पास आखिर आ गया डोनेशन, इसकी भी बात हो रही है नीचे। डोनेशन वॉज गिवन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर अपग्रेडिंग इट्स लाइब्रेरी। हाँ जी, टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, मिल जाएगा, गवर्नमेंट के तो मिलता है ना हमें। तो खर्चे के तौर पे माइनस नहीं होगा, इस पे टैक्स क्रेडिट माइनस होगा। तो क्या ख्याल है? और आखिर में 5वां पॉइंट अलग से लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन गाड़ी, उसने बता दिया 96-75। अच्छा अब कुछ बच्चे बताओ क्या करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर देखें जी, गाड़ी खरीदी है उसने 6,40,000 की, ऐसे ही है। हमने तो पढ़ा था बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर जहाजों के लिए 30, बाकी सबके लिए 15। तो सर अगर मैं 6,40 पे 15% लगाऊं तो क्या आंसर आता? 96 आएगा। जबरदस्त हो गया। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर सर्जिकल है 5 लाख, हमने तो पढ़ा था बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर जहाजों के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, तो देखें 75 आता। मैच होता है। पेपर में अगर मैच ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं, जो गिवन है माइनस करते हैं, जिद नहीं करने बैठ जाना। ये तो आता ही नहीं है 15%, ये तो गलत किया हुआ इसने। मिसाल के तौर पे यहाँ 70,000 होता, आप कहते सर ये तो 96 आता है, ये 70 क्यों लिखा हुआ है? यार ये पेपर खराब है, लेके जाओ वापस, कैंसिल हो गया पेपर, मैंने नहीं करना पेपर। सर कोई चक्कर नहीं है, जो लिखा हुआ है बस कर दे माइनस, जो उसने गिवन कर दिया वह खत्म हुई बात। अपनी फनकारियों में ना लगाया करें आप। ओके तो ठीक है, डेप्रिसिएशन ये दोनों माइनस हो सकती हैं, क्या ख्याल है? दोनों का टोटल करके अलग अलग लिखते हैं। सर्जिकल की कितनी है और गाड़ी की? सर मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर गाड़ी 40% बिजनेस के लिए हुई है तो डेप्रिसिएशन भी 40% नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है? ऊपर उसने बताया ना कार रनिंग में, किधर गया? 60% ऑफ एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन कनेक्शन विद पर्सनल यूज, तो डेप्रिसिएशन भी तो 60% पर्सनल होगी। नहीं सर, इस्तेमाल अगर उसकी इस्तेमाल उसका 60% पर्सनल में है तो डेप्रिसिएशन भी तो 60% पर्सनल होगी ना। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 22 में कि अगर गाड़ी पर्सनल और बिजनेस दोनों में हो तो हम प्रोपोर्शन कर देते हैं, और ये साबित कर रहा है ये पॉइंट कि गाड़ी 60% आपकी पर्सनल में इस्तेमाल हुई है, तो डेप्रिसिएशन भी करें 40%। कितनी है? 96। बताइए इसका 40%। 38,000।
ले सर, कोई रह तो नहीं गया? ले सर, अब माइनस करें। इनिशियल अलाउंस वगैरह गाड़ी पे मूवेबल है ना, या सर्जिकल इक्विपमेंट पे, इन पे तो हमें नहीं मिलता इनिशियल अलाउंस, तो बस ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फरमाइए। 74366, और ये आ गया जी इधर 743। ले सर, आगे सवाल आप लेके चल सकते हैं। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, बाकी सवाल आप कर सकते हैं। तो क्या सर सेल्स से सवाल करना कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। बस डाटा में देखें, आपको कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दिया गया, आपको बस इसी तरह सेल परचेज का डाटा दे दिया जाएगा बस। तो जो सेल ऐड करनी है वो ऐड करें, जो खर्चे माइनस करने हैं माइनस करें, और इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लें बस। ज़्यादा दूसरे तरीके से आता है, ये बहुत कम आता है, लेकिन चलें आपको बता दी, आइडिया हो गया क्या करना है। बस फ़र्क यही है कि उसमें जो माइनस नहीं होना होता उसे ऐड बैक करते हैं, यहाँ पे जो माइनस नहीं होना होता उसे इग्नोर करते हैं। बस यही फ़र्क है ना, यही फ़र्क है। जो माइनस और जो माइनस होना होता है वो यहाँ पे माइनस कर देते हैं बस। ठीक है सर, कोई सवाल? ओके जी जी करें। अब देखें ना, ये सवाल ही अब आपने प्रॉफिट से शुरू करना, 3.5 से शुरू करना। कुछ कौन सा सवाल है? 41 का मसला है। जी क्या हुआ 41 में? जी हाँ, इसमें क्या है, कहाँ लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, ये पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी है। ओके, इसमें आप कह रहे हैं कि हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये पब्लिक टैक्स वाली है या वो वाली है। निचला तो चले पता लग रहा है ना यार, ये ना टैक्स वाली है, ये टैक्स वाली है। ये टैक्स वाली पब्लिक है। नहीं नहीं, टैक्स वाली पब्लिक तो सेपरेट में जाती है, उसको आप सेपरेट में लें। ठीक है, लेकिन वैसे उसको ना स्पेसिफाई करना चाहिए था, उसने किया नहीं हुआ, बट दिस इज एक्चुअली टैक्स वाली पब्लिक। ओके अच्छा भाई, एक चीज़ और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, फिर हम चैप्टर 2 पे आते हैं, प्री वालों के लिए और ऑनलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन वालों को भी चैप्टर 2 का पहले 2 सफ़े नहीं मिले हुए। ये एक दो दफ़ा बस ऐसे हुआ है कि ना सवाल आया है, ये देखें सवाल नंबर 18, पेज नंबर है जी 475। एक दो दफा उसने क्या किया है, उसने आपसे कैलकुलेशन मांगी है, लेकिन जरा और तरीके से। ये देखिए उसने किया क्या है, उसने आपको टैक्स लायबिलिटी खुद कैलकुलेट करके दिया है और कहता है बताओ ये ठीक है गलत है। सी फैप में तो वो अब इस लेवल पे जा चुका है। सी फैप में भी कैलकुलेशन नहीं करता वो कहता है छोड़ो मैं करके देता हूं, गलतियां निकालो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सवाल में कैलकुलेशन खुद करके दे और आपने गलतियां निकालनी हो। अब ये सवाल दो तरफ से जा सकता है, एक तो वो सिर्फ ये कह सकता है कि गलतियां बताओ, गलतियां क्या हैं, बस यहां तक रुक जाए, और दूसरा वो ये भी कह सकता है कि गलतियां तो बताओ ही बताओ, साथ मुझे रिवाइज सही वाली कैलकुलेशन भी करके दो। ठीक है, इस सवाल में वो क्या कहता है, इस सवाल में वो कहता है जी कंप्यूट दी रिवाइज। तो आपने रिवाइज निकाल के देनी है, और ट्रीटमेंट तो खैर बहरहाल आपने बतानी है, ये तो हमें पता ही है। तो इस तरह के सवाल को कैसे लेके चलना होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल को लेके कैसे चलते हैं। Kamal is engaged in the business of trading of electric motors. His accountant has prepared the following tax computation for tax year 4. सेल की उसने मोटर्स 45,000 की, इसमें से कॉस्ट माइनस की उसने 33,000 की, और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की उसने,
ठीक है जी। और इनकम डेप्रिसिएशन से पहले 12,000 की आ गई, फिर उसने माइनस की करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन 9,000, और फिर उसने पिछले साल का लॉस माइनस किया जो कि 4 था, 3 माइनस कर दिया। समझ रहे हो? ये सही किया गलत किया? पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना था, फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। ये इसने गलत कर दिया, तो अब आप ठीक कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर ये जो 33,000 है ना, 33,000 ये वाला, वो कह रहा है कि इस 33,000 के अंदर ना ये नीचे दी गई चीजें शामिल हैं, ये जो नीचे चीजें दी गई हैं ये शामिल हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम ना इसकी रिवाइज कंप्यूटेशन बनाते हैं, और ये सवाल भी ना सेल्स से ही शुरू होगा। ये सवाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की कोई चीज दी नहीं गई आपको, तो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू नहीं कर सकता। ये सवाल भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी मुझे सेल से शुरू करना पड़ेगा। आइए सवाल करते हैं, मिटा दूं ये जो बोर्ड पे है। अच्छा, इसमें से गलतियां निकालनी हो ना, वो आसान काम है, वो तो आप पढ़ते जाएंगे। जैसे आपने ऊपर गलती पकड़ ली एक, आप लिख देंगे कि भाई पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस वो माइनस होता है, फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस होती है। तो ये गलती तो आपने पकड़ ली है, और यही गलती आप अंग्रेजी में लिख भी देंगे। ओके, चलें जी, अब हम शुरू करते हैं जी। वर्किंग 1 करते हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस की सही वाली सेल्स कितनी है? 45,000। अच्छा जी, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना इसने ना कुछ सजादों वाले काम किए हमें, कुछ इसने ऐसी चीजें माइनस की होंगी जो माइनस नहीं होनी चाहिए। हम इसको जरा ठीक करके ना तो सही वाली अमाउंट यहां पे माइनस करते हैं। तो सर जी कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी 33,000, गिवन है जी 33,000। अब आइए जी देखते हैं कमर साहब के अकाउंटेंट ने क्या फनकारियां मारी हैं। वो कहता है जी फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन, 33 में शामिल है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर्स विजिट टू मलेशिया फॉर अटेंडिंग अ ट्रेड फेयर। ठीक है, बिजनेस का खर्चा है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, इस 33 में शामिल है। रहने दें शामिल, रहने दें शामिल, अच्छी बात है, आगे चलें। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर्स रेजिडेंस, सर पर्सनल थोड़ी माइनस होता है, इसमें से लेस कर दें, ये माइनस नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेजिडेंस कितनी अमाउंट है? 150,000 में तो नहीं है? अच्छा नहीं, 150 पूरा ही है। ओके चलें। डैमेजेस पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें लेट सप्लाई की, उसने मेरे पे पेनल्टी लगा दी 200 रुपए की, मैंने माइनस कर ली। ठीक है गलत? ठीक है सर, गवर्नमेंट को फाइन पे किया हो वो माइनस नहीं हो सकता, ये तो हो ही सकता है। ठीक माइनस है, रहने दे माइनस। डोनेशंस टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं होगा सर, डोनेशंस नहीं होती इस पे, बल्कि कितनी अमाउंट है? 300। सैलरी पेड टू बारी हु इज कमर्स ब्रदर, एडवांस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 720। तो ठीक है सर भाई, ये तो हमने सवाल एक जगह और भी किया था कि भाई जी आपने अगर सैलरी पे किया है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, टैक्स काट लिया आपने, ये तो हम चाहते थे। ओके माइनस रहने दें। फाइन पेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉज, हाँ जी कानून तोड़े हैं आपने, माहौलियाती आलूदगी में आपने किरदार अदा किया है, तो क्या करूं, बगैर स्टिचेस के मेंढक बाजार में फेंक दिए हैं, आलूदगी फैल रही है। ओके तो क्या करूं सर, एड बैक कर देंगे। एड बैक नहीं, खर्चों में, खर्चे में से निकाल देना, निकाल दें खर्चे में से, क्योंकि फिर अगर ये खर्चे में पड़ा नहीं दिया तो ज्यादा अमाउंट माइनस हो जाएगी। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड, डेप्रिसिएशन क्या क्या कर रही है मेरे भाई, ये तो अलग से आएगी भाई। कितनी है सर? 500। ले सर अब बताएं असल में मेरे खर्चे कितने बने हैं जो माइनस होने हैं? 31,800। ले सर ये वो खर्चे हैं जो मुझे असल में माइनस करने हैं, और ये अमाउंट मैं माइनस करूंगा यहां से। क्या आपको बात समझ आई? और इसमें याद रखें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, अगर वो होती मैं वो भी निकाल देता।
ऐसे ही है ना, वो भी निकाल देता। ले सर, अब जो मेरे पास जवाब आएगा, जवाब वो होगा प्रॉफिट बिफोर कितना बनता है 13,150। ये मिलियंस मिलियंस तो नहीं ना चल रहे, बस ठीक है ओके। ले सर, पहली प्रायोरिटी किसकी है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की। ये देखें सर 4,000 का लॉस है, सबसे पहले इसमें माइनस होना है, तो लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन ही है ना। हाँ बिफोर डेप्रीसिएशन ही है, जाहिर बात है। डेप्रीसिएशन उसने ऊपर अलग से जो लिखी हुई है, ये अलग से है ना, ये उसने अलग से, ये 500 इसमें शामिल नहीं है भाई। ये 500 इसमें इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि उसने 500 अनएब्जॉर्ब का कॉस्ट ऑफ सेल में किया हुआ है, ये 500 कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो अलग है और ये अलग है, इसके अंदर डेप्रीसिएशन शामिल नहीं है। तो सर आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन 4,000 माइनस करें, क्या बचा? कुछ बच गया। फिर दूसरी प्रायोरिटी किसकी होती है? करंट ईयर टैक्स डेप्रीसिएशन। तो सर करंट ईयर टैक्स डेप्रीसिएशन कितनी है? वो ऊपर गिवन है 9,000। ओ तेरी खैर दोस्त, ये तो काम खराब हो गया। इसको देखना होता है ना, 10 मिलियन है उससे ज्यादा तो नहीं है, ऐसे ही है, ये 10 मिलियन उससे ज्यादा है नहीं, सही तो 150 है सर। लेस करें अनएब्जॉर्ब्ड टैक्स, कितनी है सर? 500। ये 500 नजर आ रही है? तो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रोग्राम तो डैश डैश डैश, और कैरी फॉरवर्ड कितनी करनी है जी? डेप्रीसिएशन 500 में से 150 एडजस्ट हो गई 350। ले सर जी, अब चेहरा क्या बनाना है सवाल का? चेहरा बना ले फिर, इनकम फ्रॉम बिजनेस शून्य, बस नो टैक्सेबल इनकम 0, बस ये सवाल का चेहरा देखे ऐसे बनेगा। बस क्या करूं, कर लो, टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम निकाल लो, फिर क्या करेंगे? खत्म हुई बात, और नीचे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब 350, बस ये सवाल बन गया। डोनेशन का क्या करेंगे? जुनेद जवेद इंसान बन जा, बस अल्लाह अजर देगा आखिरत में, यही है डोनेशन का, और क्या है। ठीक है मेरे भाई, और कुछ अबूर हासिल हुआ चीजों पे, लॉसेस पे कुछ अबूर हासिल हुआ। 4 उर्दू के जुमलों की गेम है, बस वो याद कर लेंगे तो मोस्टली बात वहीं पे कवर हो जाएगी। ओके, अभी भी मेरी ना जरा बिजनेस के न्यूमेरिकल पे थोड़ी तसल्ली नहीं है, ठीक है अभी भी, तो मैं इंशाल्लाह ना सैटरडे है कल, नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को ना मैं एक रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, उसमें मैं 2-3-4 सवाल ना आपको करा के तो भेज दूंगा। हाँ वही एओपी के बिजनेस, कोशिश करूंगा एओपी करा दूं क्योंकि उसके अंदर बिजनेस हो ही जाता है। मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि एओपी वाले कराऊं। इसी हफ्ते भेज दूं दोस्त, कल ही बचा आखिरी दिन दोस्त, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कल का वादा नहीं कर रहा आपसे, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। पोस्ट वाले जा सकते हैं, प्री वाले बैठे रहे। जा ले आ तू बिरयानी, तू ले आ, तू पढ़ी ना, तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बस ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे दें, ये बहुत आसान चैप्टर है। एक कट लगा दें कि ठीक है, चलते जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल कवानीन। According to Article 77, taxes can only be charged by or under an act of parliament. पाकिस्तान में टैक्सेस सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकती है। इट डिवाइड शक्तियां बिटवीन फेडरेशन एंड सूबे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और सूबों की हुकूमत के दरमियान ये आर्टिकल 77 पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ऑल्सो गिव रूल्स फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड यूजिंग द मनी रिसीव। टैक्सेस को कलेक्ट कैसे करना है और पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमें बताया जाता है। दिस चैप्टर हैज 3 मेन पार्ट्स, ठीक है, जो भी है ये हम आगे पढ़ते हैं। इसमें से ये बस पहले ही मैंने आपको पढ़ाना है, बाकी तो आपने पढ़े हुए हैं। फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, सर ये ना जो खजाने होते हैं ना पाकिस्तान के, आपने सुना होगा, जो हमेशा खाली रहता है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि अगर उस खजाने में कभी पैसे आ ही गए तो फिर क्या किया जाएगा। तो सर वो कहता है कि जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। सर असल में अगर आप गौर करें ना तो पाकिस्तान के पास 2 खजाने हैं, एक है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड
और दूसरे खजाने का नाम है पब्लिक अकाउंट्स। ओके, तो सर ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सर जितने भी रेवेन्यूज हमारी हुकूमत को मिलेंगे वो सारे इधर जाएंगे। कौन से रेवेन्यूज होते हैं? मोस्टली टैक्स ही है। जो टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं वो सारा इसमें जाएगा। ऑल लोन्स रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, हमने अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई कर्जा लिया वो भी इसी खजाने में जाएगा। क्या खूबसूरत बात है मेरे भाई। एंड अमाउंट्स रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन। सर मैं तो कहता हूं इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। और हमने अमेरिका को कर्जा दिया और अमेरिका ने वो कर्जा वापस कर दिया, वो भी इसमें जाएगा। कैसे? ये कौन से वाला कैसे? इसमें कैसे जाएगा? या हम कैसे कर्जा देंगे? ये कैसे हम कर्जा कैसे देंगे ये मुझे नहीं पता, ये मेरे टैक्स की बात नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर हमने पूरी दुनिया में कर्जा बांटा हुआ है और वो कर्जे की वापसी हो गई वो इसमें जाएगा। ठीक है, वो ऊपर वाले लोन्स रेज में जाएगा। जो कर्जा हम लेते हैं वो लोन्स रेज में जाएगा और जो कर्जा हम दे के वापस लेते हैं वो इधर जाएगा। ओके, इसके अलावा जितना भी पैसा है वो कौन सा पैसा है? रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या फिर डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और इंडियन कोर्ट। सर अक्सर होता है ना, अदालत जुर्माना लगा देती है, आप लोगों का चालान वगैरह हो जाता है, वो तमाम पैसा किधर जाएगा? ये पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, ये दूसरा खजाना होता है। नहीं, टैक्स वाला ऊपर जाएगा, वो मेन रेवेन्यू होता है। सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ, इसके अलावा जितने भी पैसे होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेंगे। सर हो सकता है ना कि आपका बाहर के मुल्क में कोई केस चल रहा हो, वो कल भाई चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले, वहां पे आपने कोई केस जीत लिया और आपको कहीं से कोई कंपनसेशन मिल गया, उसकी बात कर लें तो वो आ जाएगा इधर। ठीक, घड़ियां अगर मिल जाए ना और मिल के बेच दें तो फिर बात हो सकती है। अच्छा, मैं कल ना वैसे ही जहन में बात आ रही है, अभी किसी के साथ रिलेट ना कीजिएगा, वो आपने कर ही लेना है। पुराने दौर में जब खुलफाए राशिदीन होते थे उस वक्त जो इनामात मिलते थे ना, उसको बेच के जो पैसे आते थे ना, वो आपका जो बैतुल माल होता था ना उसमें जमा करा दिए जाते थे। ठीक है, आगे आप खुद समझदार है। तो एनीवेज आगे चलें, बात की किसी और तरफ निकल जाएगी। ठीक है, बस ठीक है, आगे चलें। इस खजाने की कुंजी किसके पास होगी ना? कामयाबी की कुंजी किसके पास है? मेहनत में है उसके पास है। ओके, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सर इस खजाने की चाबी किसके पास होगी? द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, द पेमेंट एंड विड्रॉल। कौन पैसे निकाल सकता है, कौन पेमेंट दे सकता है, और जितने मामलात हैं सर शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। सर पार्लियामेंट जो होती है ना, इसका नाम एक मजलिस शुरा भी है, कहा जाता है यहाँ पे बड़े अक्लमंद लोग बसते हैं, तो इसीलिए ना इनका ये नाम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ियाउल हक साहब ने डाला था कि मजलिस शुरा कहते हैं इसको, कि ये पूरी मजलिस है जहाँ पे अक्लमंद लोग बैठे हैं। और ये सब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक मज़ा नहीं आता ना जो इस लफ्ज़ में मज़ा है। एनीवेज, तो ये पार्लियामेंट के पास मुश्तरका चाबी होती है। और देखें, मुश्तरका ये तो नहीं सबके पास एक एक चाबी होगी, उन्होंने एक कमेटी बनाई होती है, उस कमेटी में कुछ लोग होते हैं 8-10, और वो मिलके जो है इसमें से पेमेंट्स वगैरह करते हैं। और वो पेमेंट्स ऐसे नहीं होती, उसके पीछे भी पूरा प्रोसीजर होता है जो कि आगे आ रहा है। आगे चलते हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट। सर ये जो बजट आता है ना हर साल, ये उसकी बात होने लगी है। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली, वफाकी हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने लेट जाएगी, प्रेजेंट करेगी, सॉरी, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ले सर, हुकूमत हर साल, जैसे भी जून में हुआ बजट आया, तो हुकूमत ने नेशनल असेंबली के सामने ना अपने एस्टिमेटेड रिसीट्स, जो पैसे आने थे वो और जो खर्चे होने थे वो सारे रख दिए। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट, और इसको बजट कहा जाता है। ठीक है जी। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। एनुअल बजट स्टेटमेंट में अलग से क्या होगा? अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सर इस बजट के ना दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में यह लिखा होता है कि वो खर्चे जो आइन ने हमें कह दिया है कि हमने करने हैं, वो आगे आ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल 81 में। अच्छा, ये सेक्शन 81 नहीं है, ये आर्टिकल 81 है। ये इस वक्त आप आइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं।
तो सर वो कहता है कि जी जो खर्चे आपको आइन ने कहा है कि आपने करने हैं वो आप इस बजट स्टेटमेंट में लिखेंगे, एंड अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और इसके अलावा जो खर्चे हुकूमत कह रही है कि खजाने से निकालने, ये आइन ने नहीं कहे हुए, ये हुकूमत के अपने बताए हुए हैं, और बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा खर्चा रेवेन्यू है और कौन सा अदर है, तरक्याती गैर तरक्याती। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस वो होता है जो गैर तरक्याती होता है, और अदर एक्सपेंस वो होता है जो तरक्याती होता है, जो कि डेवलपमेंट में कंसिडर होता है। तो सर आपके बजट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में बताया जाता है वो खर्चे जो आइन ने बता दिए करने ही करने हैं, उस पर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट बी वाले खर्चे हैं ना, ये वो खर्चे होते हैं जो हुकूमत अपनी मर्जी से करती है, जिस पर रौला पड़ता है। ए पर रौला नहीं पड़ता, ये जो वहां चीखें मार रहे होते हैं ना, वो बी वाले मार रहे होते हैं, बी पे मार रहे होते हैं, और जो तकरीर होती है ना बजट तकरीर, वो भी बी वाली होती है। ए वाली तो तकरीर कभी आपने सुनी नहीं है, वो भी आप सुनेंगे, अभी मैं सुनाऊंगा आपको। ए वाली, वो जो ये वाली होती है ना, वो तो हुकूमती अरकान कर रहे होते हैं ना, अपोजिशन वाले तो ये कर रहे होते हैं, पैसे नहीं उड़ा रहा, मैं बजट कॉपियां फाड़ रहा हूं, मुझे बजट कॉपियां फाड़ के हुल्लड़ नहीं मचाया था ना, वही होता, और वो बी पे बात हो रही होती है। ए की गुफ्तगू कभी आपने नहीं सुनी, मैं सुनाता हूं कि ए वाली स्टेटमेंट में क्या होता है, वो कौन से अखराजात हैं जो कि आइन ने बता दिया कि करने ही करने, और ये सबसे पहले होते हैं। सब कुछ गया जहन्नुम में, सबसे पहले ये खर्चे होंगे। कौन से भला? फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, खजाने से सबसे पहले ये निकलेंगे। सदर साहब की तनख्वाह, आप समझते हैं इनको धूप लगवाने के लिए रखा हुआ है, 23 मार्च और 14 अगस्त को निकाल के धूप लगवा के वापस, सर भाई ने अन्नी मचाई हुई है। सबसे पहली तनख्वाह जो मुल्क की खजाने में से निकलेगी भाई की होगी। ओके, एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफिस, उनके दफ्तर के अखराजात फिर निकलेंगे। देखते हैं आप किधर आते हैं, आप भी आएंगे कहीं ना कहीं, पढ़े ही होंगे कोने खुदरे में। उसके बाद तनख्वाहें जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की, फिर तनख्वाहें जाएंगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, फिर तनख्वाह जाएगी चेयरमैन। अच्छा, ये पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, और सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो ये सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, और जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं चेयरमैन, आपको पता होगा। फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, फिर इनकी तनख्वाह जाएगी। और एक होता है ऑडिटर जनरल, जो पाकिस्तान में जितने भी हुकूमती इदारे हैं ना, सरकारी इदारे, इनको ऑडिट करता है। इनका ऑडिट पता नहीं कौन करता है। नहीं सर, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है ये। ठीक है, फिर इनकी तनख्वाहें जाएंगी। आप हैं कहीं पे, अभी तक आपका नंबर नहीं आया। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस निकलेंगे, इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एडमिन अखराजात, एडमिन जजेस का पेट्रोल, बिजली के बिल, वो तमाम चीज़ें वो जाएंगी, और जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं ना उनकी तनख्वाहें। फिर यही सब कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यही सब कुछ ऑडिटर जनरल के ऑफिस का, यही सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस का, यही सब कुछ नेशनल असेंबली और सेनेट के लोगों का, इन तमाम इलाके के लोगों की तनख्वाहें जाएंगी। सर वो बस ठीक है, वो भी आप जैसा ही है। नहीं नहीं, ये आ गया ना, देखें ये आ तो गया यहाँ पे, ये देखें ये इसमें नहीं है, ये देखें सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द सेनेट एंड नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के लोग सारे आ गए ना इसमें, एमएनए सब आ गए इसके अंदर, कवर तो हो गए। तो वज़ीर आज़म भी वही है। आगे चलें। उसके बाद डेट चार्जेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ले सर, हुकूमत ने जो कर्जे पे करने होंगे फिर उनकी बारी है, सूद समेत। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये वही बात है कि कैपिटल भी, प्रिंसिपल भी यहीं से पे होगा, इंटरेस्ट भी यहीं से पे होगा। एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन, कर्जा लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली खर्चे तो होंगे ना, बिजनेस क्लास के टिकट्स होंगी, महंगे तरीन होटल्स में कयाम होगा, कोई खानदान वाले भी साथ जाएंगे, जारी बात है वो भी बोर हो रहे होते हैं, तो ज़रूरी होता है सबको लेकर जाना, तो जितने अखराजात होंगे वो फिर वो भी इसमें से माइनस होंगे। एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी। रिडेम्पशन ऑफ डेट का मतलब होता है कि कर्जे का वापस करना, रिडेम्पशन होता है ख़त्म करना, तो ये वही बात है कर्जों का वापस करना। अभी तक आप नहीं आए, और मेरे ख्याल में यहां तक पैसे खत्म हो चुके होंगे। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अक्सर आप लोग हुकूमत के फैसलों के खिलाफ अदालत में चैलेंज कर देते हैं और हुकूमत को फाइन हो जाता है। हुकूमत वो फाइन जो पे करेगी वो इसी से पे करेगी। या अगर बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई मसला हो गया, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हो गया, तो वो पैसा भी यहीं से पे किया जाएगा। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। इसके अलावा जो चीज पार्लियामेंट में डिसाइड होगी, आइन में लिखी होगी, वो पे होगी, आप कहीं पे भी नहीं है। ठीक हो गया।
आगे चलते हैं। ले सर प्रोसीजर क्या होगा, बजट का दिन आएगा, बजट का दिन आएगा। Expenses charged on federal consolidated fund in annual budget statement shall be discussed in the National Assembly. Voting will not be required. वो कहता है जो खर्चे आपको आइन ने कह दिए ना कि करने ही करने हैं, जो भी हम पढ़ के आए, वो कह रहा है वो बस डिस्कस कर लिए जाएंगे, इस पर वोटिंग नहीं होगी, इस पर कोई बहस नहीं होगी। बस आइन ने बता दिया कि तनख्वाहें देनी है, सारा काम करना, तो बस करना है, खत्म हुई बात। बस डिस्कस करना होता है, बताना होता है, ठीक है, ओके। हाँ, other expenses in annual budget statement shall be submitted to National Assembly for raising grant. raising grant का मतलब होता है अप्रूवल पार्लियामेंट से लेनी होती है कि मैं ये खर्चे कर रहा हूं, और यही तकरीर होती है जो आप सुनते हो और इसी पर रौला पड़ा होता है। ये आपने क्या करना है, असेंबली में, और मे नॉट एग्री टू डिमांड। इतने पैसे आपको क्यों चाहिए, माशाल्लाह से फलाने काम के इतने पैसे, गाड़ियां खरीदने के लिए 110 मिलियन रुपए, अच्छा जी कोई चक्कर नहीं सर, चेंज हो सकती है डिमांड, और डिमांड को कम भी किया जा सकता है, ओके। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट में आती है कैबिनेट, और आपने हमेशा ये देखा होगा कि बजट तकरीर से पहले कैबिनेट से अप्रूव होता है। कैबिनेट अप्रूव करती है तो मतलब जो बजट में लिखा है वो ओके है, उस पर वो मांग रही है पैसे, फिर पार्लियामेंट में आके उस पर तकरीर होती है और फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। ठीक हो गया, ओके। ले सर पार्लियामेंट में जो आइन ने खर्चे किए थे वो तो वैसे ही अप्रूव हो गए, जो इसके अलावा जितने भी खर्चे थे वो सारे के सारे अप्रूवल से होंगे। ले सर असेंबली ने अप्रूवल दे दी, असेंबली ने अप्रूव कर दिया, जैसे 27 जून को इस दफा बजट अप्रूव हो गया था असेंबली ने। देखें सर, मेजोरिटी गवर्नमेंट की होती है ना, अक्सरियत तो उनकी होती है, अप्रूव तो ही जाना। मैंने आज तक नहीं देखा कि बजट अप्रूव ना हो, बजट हमेशा अप्रूव हो जाता है। वो अप्रूव करने वाले खुद ही तो बैठे हुए सारे, तो वो अप्रूव हो जाता है। अच्छा, अप्रूव होने के बाद ये अप्रूवल का डॉक्यूमेंट जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और वो देखेंगे कि पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो वो साइन करेंगे इसको। द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जो कुछ बजट में लिखा होगा वो अप्रूव कर देंगे। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। जाहिर सी बात है सर, जितनी अमाउंट नेशनल असेंबली ने अप्रूव की है उतनी ही प्राइम मिनिस्टर साहब भी साइन करेंगे ना, उसको कम या ज्यादा तो नहीं कर सकते। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो साइन किया हुआ कागज होगा ये दोबारा से नेशनल असेंबली के सामने आएगा और कहा जाएगा देखें सर, जो आपने पार्लियामेंट ने बजट अप्रूव किया था ना उसी पे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन किए हैं। इट शैल नॉट बी ओपन फॉर डिस्कशन और वोट। अब इस पर मजीद बहस कोई नहीं होगी, ठीक है, कोई बहस नहीं होगी। An expense from federal consolidated fund shall be considered as authorized when above procedures followed। ले सर, अब पूरा साल खजाने में से जो पैसे निकलेंगे ना वो इस शेड्यूल के मुताबिक निकलेंगे, ठीक है। वो जो कमेटी जिसके पास चाबी होती है उसके पास लोग आएंगे, सर देखें ये बजट अप्रूव्ड है, इस पे इतने इतने साइन है, इतने पैसे देने, तो जब तक आप उस लिमिट के अंदर हैं पैसे मिलते रहेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं। हाँ, कभी भी साल में लगा कि जो हमने बजट प्रेजेंट किया था वो अब थोड़ा पड़ गया है, मजीद पैसों की जरूरत है। if in a financial year it is found that authorized expense for a service is insufficient, पैसे थोड़े पड़ गए, हमने सोचा था बजट में एयरपोर्ट बनाएंगे 50 करोड़ लगेगा, ये तो सर बात 80 करोड़ पे जा रही है, तो बकाया 30 का क्या करना है। वो कहता है कि एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, ये तो हमने बजट में लिखा ही नहीं था। या फिर अमाउंट स्पेंट ऑन एनी सर्विस एक्सीड्स द अमाउंट ग्रांटेड, 50 की अप्रूवल हुई थी, ये तो 80 लग रहे हैं। The federal government can authorize expenditure from the federal consolidated fund, वफाकी काबीना अप्रूव कर देगी। For this federal government shall lay before, दोबारा लेटना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने। सर्विस कोई भी हो सकती है, सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, व्हाटएवर, हजारों लाखों करोड़ों चीजें आती हैं जो हुकूमत करती है, और तरीका वही है, नेशनल असेंबली के पास जाओ, उनसे डिस्कशन कराओ, उनसे अप्रूवल कराओ, प्राइम मिनिस्टर से आके साइन कराओ, जाके पार्लियामेंट में दिखा दो, ओके हो गया बस। इतना पैसा आता कहां से है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आता है कर्जों से, IMF से। बहुत से अखराजात तो आपके इसी वजह से पूरे नहीं होते कि पैसे नहीं है, ठीक है, और जितने पूरे होते हैं वो भी IMF से पूरे होते हैं। IMF से कर्जा आता है ना, ओके। अभी आपने सुना ही होगा 2 दिन पहले एक रिक्वेस्ट चली गई है $10 अरब की अमेरिका को, ठीक है, वो हाँ ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो। तो ये बोला, मैं नहीं बोला, ये बोला
ये कैमरे इसकी तरफ, ये कैमरे की तरफ देख, हाथ हिला। ये बोला बच्चों, ये बोला, मैं नहीं बोला। तू गायब है कल, तू नहीं आता। आगे चले। The National Assembly can make grant in advance of estimated expenditure for part of financial year not more than 4 months if the authentication of schedule is pending. Okay. सर कभी कभार ऐसा होता है कि वजीर आजम होता ही नहीं है। अगर वजीर आजम ना हो तो सर पार्लियामेंट ने जो अप्रूव किया है उस पर साइन कौन करेगा? वो कहते हैं 4 माह तक बगैर साइन के खर्चे हो सकते हैं अगर पार्लियामेंट है लेकिन वजीर आजम नहीं है। ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन चले किसी भी वजह से अगर वजीर आजम ना हो तो 4 महीने तक जो है ना वो पार्लियामेंट खुद से फिर अप्रूवल करके तो खर्चे कर सकती है। ठीक है। पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड। अब वजीर आजम तो है, असेंबली नहीं है, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत, वो पता है ना? ओके। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, खत्म हो गई, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंस फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड for estimated expenditure for a period of not more than 4 months in a financial year if the authentication is pending. सर अगर पार्लियामेंट नहीं है ना तो सर फिर हुकूमत जो है केयर टेकर गवर्नमेंट वो खुद से खर्चे कर सकती है, लेकिन सिर्फ 4 महीने तक। इसीलिए कहते हैं कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो 4 महीने 120 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। ये बात पिछले 2-3 साल में ना बहुत ज्यादा बोली गई थी कि भाई 4 महीने तक खर्चे हो सकते हैं, बगैर उसके बाद नहीं हो सकते। इसलिए 4 माह के अंदर अंदर ना इलेक्शन लाजमी कराने ही कराने। बस ठीक है, आगे आप खुद समझदार हैं। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शुरा, ईच हाउस एज अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। However, post common to both houses can be awarded. एक शख्स को कहा जा सकता है तुम अकाउंटेंट हो, दोनों जगह के हो, कॉमन पोस्ट अवार्ड हो सकती हैं। पार्लियामेंट में रेगुलेट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरी स्टाफ। पार्लियामेंट है वो बंदे रखेगी, वही सारा कुछ उनका प्रोसीजर है। द स्पीकर और द चेयरमैन में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स। ठीक है। स्पीकर जो होते हैं वो सेनेट के होते हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली के होते हैं, चेयरमैन सेनेट के होते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल से कानून बना सकते हैं जिसके तहत किसी भी शख्स को अपॉइंट किया जा सकता है। और आखिरी टॉपिक है जी फाइनेंस कमेटीज़ का। द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट शैल बी कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली और सेनेट ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंस कमेटी। ये मैं आपको बता रहा था, कमेटी होती है जिसके बाद चाबी होती है खजाने की। तो जितने खर्चे होते हैं ना वो इस फाइनेंस कमेटी के रिकमेंडेशन पे होते हैं। द फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन, एयाज सादिक साहब होंगे जो स्पीकर है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे जो चेयरमैन सेनेट हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो औरंगजेब साहब होंगे, एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली। और भी मजीद कोई 7-8 लोग ये अपॉइंट कर लेते हैं, कोई 10-12-15 लोग होते हैं जो कि ये सारे खर्चे वगैरह करते हैं। और ये सब कुछ ना सिग्नेचर्स पे कर रहे होते हैं कि जी आपने वो पार्लियामेंट से साइन कराए होंगे, प्राइम मिनिस्टर को दिखा दें हमें, तो उस पे होता है। फाइनेंस कमेटी में एक रूल्स, ठीक है, कमेटी के पास इख्तियार है। ये सर तमाम तरीका है अगर वफाकी हुकूमत ने कोई खर्चा करना है। अगर सूबाई हुकूमत ने करना है प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर, तो सर वो ये है, एंड दैट इज एक्चुअली द कॉपी पेस्ट जो मैंने ऊपर पढ़ा, ये इसका कॉपी पेस्ट है। फर्क क्या है, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर आ रहा है ना वहां वहां चीफ मिनिस्टर आ रहा है, बस ये फर्क है। तो आप ये चेक करें कि आपको नजर आएगा, ये देखें चीफ मिनिस्टर, एक ये फर्क है। दूसरा वहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और प्रेसिडेंट की बात हो रही है, यहां पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, बाकी जहां जहां नेशनल असेंबली वहां प्रोविंशियल असेंबली है। और एक मेजर फर्क है, वो ये है कि वोट्स ऑन अकाउंट में वहां 4 महीने लिखा था या 3 महीने लिखा था, बस ये फर्क है। बाकी लैंग्वेज, कॉमा, फुल स्टॉप तक सेम है। एनएफसी का क्या रिवाइज कराना? नेशनल फाइनेंस कमीशन। सर ये नेशनल फाइनेंस कमीशन एक कमेटी होती है और इस कमेटी में ये लोग होते हैं। मैं बस अब रीडिंग नहीं करा रहा, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। ये नेशनल फाइनेंस कमेटी होती है। असल में होता बताऊं क्या है, सूबों का अपना इनकम का कोई जरिया नहीं होता। अब आपने ऊपर पढ़ लिया कि तमाम टैक्सेस का पैसा जो है वो किधर जाएगा, वो वफाकी हुकूमत के पास जाएगा। अब सूबे के पास पैसे कहां से आए, वो गवर्नमेंट से पैसे लेती है और गवर्नमेंट से एक प्रोपोर्शन, एक फॉर्मूला के तहत पैसे लेती है। आपने एक वर्ड सुना होगा एनएफसी अवार्ड, ये वो है। अब उन्होंने इसको कम करने के लिए क्या किया, 2012 में ये बात हुई, 2012 में उन्होंने कहा कि खिदमात सर्विसेज पे टैक्स ना सूबे लगा दें, चलो कुछ पोर्शन तो उनको मिले ना।
बाकी जो कमी रह जाती है वो फिर उधर से आती है। अब ये अक्सर आपने टीवी पे सुना होगा, सिंध हुकूमत, उनका एक मसला रहता है कि जी सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है पूरे पाकिस्तान को, टैक्स सारा चला गया उनके शहर से उधर, मैनेजमेंट कौन कर रही है, बिजनेस की देखभाल कौन कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट, लेकिन टैक्सेस का पैसा किसको जा रहा है, फेडरल को। वो कहते हैं हमें ये पैसे नहीं देते, हमारा जो शेयर बनता है हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हमें कम मिलता है। केपीके वाले कहते हैं हमें पैसे नहीं देते, वो बस इस तरह के मसले मसाले हैं, वो कहते हैं हमारे पास होते नहीं, हम कहां से थे। तो ये मसले हैं। तो ये एनएफसी का जो है बेसिकली, ये एनएफसी उस पैसों को सूबों में बांटने का एक प्रोसीजर है। कमेटी बनेगी, कमेटी में ये लोग होंगे और ये लोग क्या काम करेंगे, ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसीट्स फेडरेशन और प्रोविंस में, मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कितने एक्स्ट्रा पैसे, इमदाद के पैसे, अक्सर होता है ना सूबा कहता है यार हालात खराब है, जैसे केपी के में आजकल सैलाब की वजह से, वो कह सकते हैं वफाकी हुकूमत मजीद पैसे चाहिए, जो आपने फॉर्मूले के तहत दे दिए गुजारा नहीं हो रहा, तो वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई बोरिंग पावर, कोई कर्जा कुर्जा लेना हो किसी सूबे ने, वो बात होती है। तो ये सब कुछ है। बाकी अगली बातें जो है ना, टैक्सेस रेज बाय पार्लियामेंट, ये जरा एनएफसी से थोड़ा सा हटके है। बाकी मेन बात यह है कि शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ द नेशनल शैल नॉट बी लेस देन द प्रीवियस अवार्ड। पिछले साल जो, ये हर साल पैसे आते हैं, पिछले साल जो पैसे आए थे उससे कम अगले साल नहीं आने चाहिए, उससे ज्यादा ही आने चाहिए। तो ये सारी बातें जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। और उसके अलावा कोई सवाल? अच्छा, एक आखिरी चीज है मेरे भाई, ये देखें, ये पता नहीं आप लोगों का टाकरा इससे हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसी चैप्टर के एंड पे अगर आप आएंगे ना, तो चैप्टर 2 ये देखें, ये चलता जा रहा है, ये देखें इसके एंड पे ना उर्दू में तस्वीरें बनाकर भी चीजों का लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप ये भी कर लेंगे ना तो खैर है, बात एक ही है, फर्क कोई भी नहीं है। तो इसी बात को ना, जरा जो बातें मैंने कही हैं वो जरा उर्दू तर्जमे में ना, ये आपके चैप्टर 2 आगे चलते जाएं, चैप्टर 2 के आखिर में ये सफ़े होंगे, है ना, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। तो यहां से भी जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी जरा अजीब सी है ना। ठीक हो गया सर? ले सर, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं 8 मिनट ऊपर हो चुका हूं और मेरी अगली क्लास भी है, कल भी मैं उसमें नहीं गया। बस इतनी बात करूंगा कि राब्ता हमारा इंशाल्लाह रहेगा ग्रुप के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू, और गलती हो गई हो तो उसकी माफ़ी, ये बड़ा ज़रूरी था, कोई जाने अनजाने में कोई गलती मैंने कर दी हो तो उसकी माफ़ी। लेट तो मैं आते ही रहूँ, वो तो ऑब्वियसली है, वो तो पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, लेकिन बहरहाल चलें, उसकी भी माफ़ी है। तो मेहनत करनी है, 20-22 दिन 25 दिन रह गए हमारे पास, आपने इसमें मेहनत करनी है, और ये 25 दिन जाग लेना, अगले 6 महीने दोबारा जागने से बहुत बेहतर है। तो गुजार लें, जैसे तैसे करके मेहनत कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ आती, नंबर तो मेरा अब है ही सबके पास, ग्रुप में मैं ऐड हूँ। हाँ जी, आप कर दें, लेकिन मुझे फिर आपने थोड़ा सा टाइम देना जवाब के लिए, ये नहीं है कि हर 15 मिनट बाद एक क्वेश्चन मार्क बना के भेज रहे हैं। मैं अक्सर औकात होता है मैं मैसेज इंटेंशनली अनरीड रखता हूँ, ताकि मुझे रात को याद रहे कि कौन कौन से मैसेज का मैंने जवाब देना है, तो नॉर्मली मैं रात को जवाब दे देता हूँ। ठीक है, कोई 24 घंटे तक मुझे आपने टाइम देना है। ठीक हो? एमसीक्यूज की मैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यूज इसी में से आता है, उसकी ना मैं आपको जो नेक्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग है ना, वो आखिरी रिकॉर्डिंग जो आएगी उसमें मैं बात कर लूँगा। ठीक है? कौन सी फेयरवेल? जी मेरी क्लास है। सेल्स टैक्स की क्या है? हाँ सर, आप रोज के एक एक दो करें। देखें आपको सर कम से कम पिछले 5 साल के सवाल लाजमी करने हैं, किस 5 साल के सवाल लाजमी करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में मैं कहूँगा जरा और पीछे चले जाएं, और पीछे चले जाएं। ठीक है, शुरू आपने अभी एंड से नहीं करना, मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर 35 सवाल हैं, आप 16 से शुरू कर दें, ताकि 20 तो हो सकते हैं ना, 20 में क्या इशू है, 2-2 रोज के करें, 10 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद जब दूसरी दफा करेंगे फिर बैक आइएगा, 35 से वापस आइएगा, ताकि जरा वो लेटेस्ट वाले ज्यादा हो जाए। सर सबसे पहले सेल टैक्स शुरू करें, फिर पहले 3 करें, और इनको रोज रिवाइज करें। ये आपके 5 से 6 दिन में हो जाने चाहिए। सेल टैक्स अभी आपने पढ़ा, और पहले 3 चैप्टर ये आपके 5 से 6 दिन में हो जाने चाहिए। उसके बाद आपने रोज इनको रिवाइज करना है। इनकम फ्रॉम जो इनकम टैक्स है, सॉरी, उसमें आप 18वें का न्यूमेरिकल साथ साथ आपने रोज का 1 या 2 करने ही करने। उससे यह होगा कि आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तो आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ रिवाइज होता ही रहेगा, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। पीछे आपकी रह जाएगी थ्योरी, कौन सा? 4, 5, 13 और 15 और 16, ये 6 रह जाएंगे। ये जरा फिर आपको थोड़ी सी ना इस पे ख्वारी काटनी पड़ेगी, क्योंकि जरा थ्योरी
15 की तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है उसकी, 15 की मुश्किल है इसमें कोई, लेकिन उर्दू में कर लें, उर्दू में कर लें, ये तो हो सकता है ना, कुछ जुगाड़ लगा के उर्दू में सारे चैप्टर कर लें। मेरे ख्याल में सेल टैक्स पहले 3 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो ये टोटल आपका कोई 35 नंबर आने चाहिए इसमें से। बाकी आपने अगर इनकम टैक्स में न्यूमेरिकल्स कर लिए, उर्दू में आपने ये वाले चैप्टर कर लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरे ख्याल में आपके न्यूमेरिकल टोटल आने को 30 से 35 नंबर के। सर 70 नंबर तो आपके यहीं कवर हो गए। तो बजाय इसके कि आप रट्टे लगाने पे टाइम ज़ाया करें, ठीक है ज़रूर करें, इन चीज़ों को सबसे पहले करें ताकि 70 नंबर तो सिक्योर होना, जो कि ईजी भी है और आप कर भी सकते हैं। बाकी थ्योरी तो फिर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट वो भी फिर उर्दू में कर लें ताकि पेपर में कुछ लिखने जोगे तो होना। तो ये स्ट्रेटजी आपने रखनी है। सेल टैक्स पहले 3 शुरू करें, रोज रिवाइज करें, 18वें चैप्टर का न्यूमेरिकल रोज एक करना है, एक 18वें का कर लें, एक 35वें का कर लें सेल टैक्स का, सॉरी 23वें का कर लें। ठीक है जी, मुलाकात होती है इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।